वो किस तरह से एक सेफ एंड सिक्योर माहौल में हमारे पास आए। तो एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल टूरिज्म जिसको कहा गया है, टाइम बाउंड मैनर में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अयोध्या में बहुत काम हुआ जो कि विजिबल है आज की डेट में। 28 को शायद माननीय मुख्यमंत्री जी एक चौराहे का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो कि ब्यूटिफिकेशन का एक पार्ट है। इसी तरह से आप बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, भौचक्के रह जाएंगे आप देखकर, अगर आपने बनारस को 3 से 4 साल पहले देखा और बीच में न देखा हो तो वही एक पॉलिसी जो है इसी तरह की आ रही है, जिसपे हम लोग बात करेंगे आज। और हमारे साथ जो स्पेशल सेक्रेटरी टूरिज्म मिस्टर अश्विनी पांडे हैं और प्रखर मिश्रा हैं जो कि डायरेक्टर टूरिज्म है, और अश्विनी जी भी डायरेक्टर टूरिज्म का भी पद संभाल रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ who is one of the consultants with UP Tourism, and इन्होंने काफी इस पॉलिसी पे काम किया है। तो जो हम यहाँ पर जानना चाहते हैं अश्विनी जी से, अगर हम 2018 की पॉलिसी के एनालिसिस करें, विच वाज अ मार्वेलस पॉलिसी नो डाउट, और काफी इंसेंटिवाइज की तरह, तो अगर हम उसको एक शॉर्ट में आपसे जानना चाहें तो हम क्या डिफरेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नई 2022 की पॉलिसी? 2018 का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था वो जो गवर्नमेंट का विजन था उसको क्लैरिफाई कर रहा था, और बहुत ही सकारात्मक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का प्रयास था कि हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए टूरिज्म सेक्टर में। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कमियां जो रह गई थी कि उसके एग्जीक्यूशन में जो SOPs थे वो वही क्लियर नहीं थे, जो प्रोसीजर्स फॉलो करने थे उसमें कहीं कहीं दिक्कतें थी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना था उसमें कहीं कहीं कमियां रह गई थी, जिसके कारण से जो इन्वेस्टमेंट जो अपेक्षा थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, उसके संतुलन नहीं आ पाया। बट उसी को दूर करने के लिए और जो 2018 की पॉलिसियों में कुछ एरियाज थे, जो निश टूरिज्म के एरियाज थे जिनको हम लोग ने एड्रेस नहीं किया था, उसको भी अब एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। फॉर एग्जांपल आप देखें जैसे कि कार्निवल टूरिज्म है या एडवेंचर स्पोर्ट्स की टूरिज्म है या अदर निश टूरिज्म के जो एरिया हैं उनको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। ढाबे हैं, वे साइड कम्युनिटीज हैं, या फिर हमारे हेरिटेज टूरिज्म के हैं, तो हम लोग ने सभी स्टेक होल्डर के साथ भी कम्युनिकेशन किया है, उनके साथ कंसल्टेशन किया है। जो उनको दिक्कतें पिछली पॉलिसी में आई, 2016 की पॉलिसी में आई, 2018 की पॉलिसी में आई, जो दिक्कतें उन्होंने देखी, जो जिस कारण से उनको लाभ नहीं मिल पाया, उन सब को एड्रेस किया गया है। सभी स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने कम्युनिकेट किए हैं, उनका कंसल्टेशन किए हैं, उनका फीडबैक लिए हैं। तो एक अभी तक हमारा एक आइडिया है कि एक अच्छी पॉलिसी निकल के आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट चैलेंज जो रहेगा कि हमें सभी जो हमने बेनिफिट देने के लिए इन्वेस्टर्स को प्रपोज किए हैं उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप्स रह गए हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे, कितना हमारा SOPs क्लियर रहती है, जो हमारी ग्रास रूट फंक्शनरी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अदर हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वो आए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें और अपना बेनिफिशियल रिटर्न जो है उनके बिजनेस के लिए उनको प्राप्त हो सके। तभी पूरा सेक्टर भी डेवलप हो पाएगा और तभी उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और एक जो मैसेजिंग होती है, एंड वी आर रेडी टू टेक अप ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द स्टेट। Yes, I think that is a very important point, and just for the information that UP में per lakh population में हमारे पास 35 कमरे हैं against our national average of 247, तो एक बहुत ही खासा डेफिसिट है। और अब हम सिद्धार्थ से जानना चाहेंगे, बिकॉज इंसेंटिवाइज हमने अकोमोडेशन सेक्टर को बहुत किया, तो एग्जैक्टली क्या इंसेंटिव्स हैं जो हम अकोमोडेशन सेक्टर के लिए, होटल्स के लिए या दूसरे रहने वाली जगहों के लिए हम जो मुहैया करा रहे हैं अंडर दिस पॉलिसी? तो जैसे आपने कहा है कि यूपी में जो रजिस्टर्ड होटल्स है बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ जो कैटेगरी हम लोग सर्व करते हैं, जिस तरह के टूरिस्ट यूपी में आते हैं। आपको शायद पता होगा
कि इंडिया में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिस्ट यूपी में ही आता है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने कोविड के टाइम पे हमसे एक पॉइंट आगे चले गए, और अब वापस वो नंबर 1 कैटेगरी में आ रहे हैं, और इंटरनेशनल टूरिस्ट में भी हम लोग नंबर 1 है। अभी रिसेंटली कोविड के बाद 19 में नंबर 1 थे, अभी नंबर 2 में है, बट हम लोग वापस नंबर 1 बनने जा रहे हैं अगले 2 साल में। ये हमारे प्रयत्न रहा है, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं और जैसे सर ने कहा है कि रूम्स कम है, उसमें एक ही कारण है कि यूपी में कोई रात को रुकता नहीं है, मतलब बिकॉज यूपी के रोड कनेक्टिविटी इतने अच्छे हैं, हमारे पास इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे एक्सप्रेसवेज हैं, तो जब हम दिल्ली से आते हैं या साउथ से आते हैं, कहीं से आते हैं, हम यहाँ रुकते नहीं है, 1-2 दिन रुक के चले जाते हैं, सो कमरों का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, इसीलिए हमारे पास कमरे कम है। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग यूपी को एक नया डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, हम लोग नया एवेन्यूज क्रिएट कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, जैसे हम लोग कम्प्लीटली अपने इको टूरिज्म साइट्स को अभी खोल रहे हैं। यूपी का जो नया यूपी है, जो नया जिसके बारे में बात कर रहे हैं यूपी का, उसमें एक है इको टूरिज्म, जो हमारे पिलर है, इको टूरिज्म सेक्टर है। जैसे सर ने ऑलरेडी कहा है, हमारे पास बहुत सारे हवेलीज एंड पैलेसेस हैं, तो राजस्थान में ऑलरेडी काफी सालों से, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वहां पे राजा लोगों का ऑलरेडी है, उन्हीं लोगों ने आगे बढ़ाया अपने होटल्स को, एमपी ने भी किया है। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा पिलर यूपी में 5 साल तक हम अपने हेरिटेज फ्रंट को खोलने वाले हैं। यूपी इंडिया के नंबर 1 हेरिटेज होटल के सेक्टर होने वाला है। इस तरह से हम लोग और नेक्स्ट 5 साल में कम से कम नेशनल एवरेज से भी ऊपर उठ के 300 के कैटेगरी में चले जाए। और उसके लिए हम लोग एक और चीज कर रहे हैं, वो है मोनेटाइजेशन। हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है जो चल नहीं रहे हैं और जो बाहर के लोग चलाना चाहते हैं, जिसमें इन्वेस्टर आना चाहते हैं, तो हम ऐसे प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टर को दिया जा रहा है पीपीपी में। तो हम पीपीपी को बहुत बड़ा एक रूप में ले जा रहे हैं, ताकि हमारे होटल्स में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहे वो होटल्स बनाएं। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं पॉलिसी में, हम जब भी कोई होटल या यूपी में आते हैं तो उनको जो लैंड वो लोग परचेस करते हैं, लैंड में जो स्टैम्प ड्यूटी होता है वो हमने कंप्लीटली एग्जाम कर दिया। लैंड यूज कन्वर्शन का जो कॉस्ट होता है वो हमने एग्जाम कर दिया। स्टैम्प ड्यूटी के जो प्लानिंग अप्रूवल चाहिए वो हुआ यूपी में, जो इस पॉलिसी में ला रहे हैं वो ये है कि हम जमीन में भी थोड़ा सा सब्सिडी देने वाले हैं, जिससे कि और होटल्स बने। और हमारी जो टूरिज्म पॉलिसी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्रेशन, टूरिज्म रजिस्ट्रेशन है। उसका जो प्रक्रिया है अभी बहुत जल्दी, अभी बहुत क्विक हो गया। तो कोई भी आदमी अगर अप्लाई करता है फॉर रजिस्ट्रेशन, जबकि ये सारे बेनिफिट्स मिले, वो कम से कम टाइम पे आजकल हो रहा है। और 200 से ऊपर केसेस जो है अभी जल्दी से लास्ट कुछ टाइम पे आ गया। तो जैसे मुझे लगता है कि ये जो शॉर्टफॉल है सर बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, और बिकॉज हमारे पॉलिसी अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है, तो आप बहुत जल्दी उसको नेशनल लेवल के ऊपर चले जाएंगे। So I think incentivizing is the key to getting investors and this thing. और जैसे आपने बात करी उसी में हम ऐड करना चाहेंगे कि जब हम थ्रस्ट एरियाज की बात कर रहे हैं, न्यू एवेन्यूज एंड टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो अकोमोडेशन का मतलब सिर्फ होटल और होम स्टे तक अब इस पॉलिसी में नहीं सीमित है, बल्कि इसमें हम टेंटेड अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, कैरावैन्स की बात कर रहे हैं, कैरावैन पार्क्स की बात करी गई है, कैरावैन टूरिज्म की, मोटर होम्स की बात करी गई है, एडवेंचर टूरिज्म की बात करी गई है। और लेट अस हियर फ्रॉम प्रखर हु इज रिप्रेजेंटिंग इको टूरिज्म। इको टूरिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जिसको हम नई डेफिनेशन में कहते हैं। और बिकॉज प्रखर हिमसेल्फ इज IFS ऑफिसर, और फॉरेस्ट में और टूरिज्म में एक तनातनी शुरू से रही है। तो फॉरेस्ट का ये सोचना, जो हम एज अ ट्रेड पर्सन आपको बता रहे हैं, तो फॉरेस्ट का ये सोचना होता है कि हम अपने फॉरेस्ट को बंद कर लें, उसको हम उसी को हम संरक्षण कहते हैं। और टूरिज्म का ये सोचना होता है कि हमारे मेहमान आए और उन फॉरेस्ट को देखें और अप्रिशिएट करें। तो ये एक मूल पॉइंट होता है जिसपे शायद कुछ इको टूरिज्म बोर्ड की बात या चर्चा चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करें तो इट विल बी वेरी नाइस। Good afternoon, everyone. So, Pratik ji has raised a very conceptual kind of thing,
it is kind of true that Forest Department and Tourism Department had their own set of differences when it came to ecotourism for quite a lot of years. Or somewhere behind it, there was this idea of forest management which said that forest could be managed only if it is properly excluded from the surroundings. So forest protection was all about protecting the forest without involving the local people, without involving the communities that live within the forest areas or at the fringes of the forest. But gradually with time, forest managers have also realized that forest cannot be managed if forest management is not related to the livelihood. So as a result, Forest Department has now basically moved on from complete isolation to a participatory kind of approach, wherein Forest Department would really like to be in touch with the communities that live on the fringes of the forest and the communities who depend for their livelihood on the forest. So thereby the forest managers have also gradually understood the importance of ecotourism. तो अब इको टूरिज्म के ऊपर यदि बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं इको टूरिज्म की। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से हमारे पास में 2 टाइगर रिजर्व हैं जो पूर्णतया संचालित हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसके अलावा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व अभी अपने प्रारंभिक स्टेजेस में है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बनने वाला है। और इसी प्रकार से बहुत ही जल्दी एक रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में आने वाला है। इन सभी संभावनाओं से एक इको टूरिज्म के लिए बहुत नया आयाम खुलेगा। और दूसरी तरफ हम लोगों का इको टूरिज्म में प्रयास ये है कि इको टूरिज्म सिर्फ टाइगर या कार्निवोर्स की साइटिंग तक सीमित न रह जाए। इको टूरिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव नैसर्गिक सौंदर्य को देखना होना चाहिए। इसके लिए जो भी छोटे मोटे तालाब हैं या छोटे मोटे जंगल के पैचेस हैं, वहां पर नेचर ट्रेल, नेचर कैंपिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और इस तरीके के टूर ऑपरेटर्स के साथ में लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं, जिससे जो रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज को करने में, उसे बहुत ही स्मूथली रिजॉल्व किया जा सके। इसके साथ ही जैसा मैंने शुरू में बताया कि फॉरेस्ट मैनेजर्स भी अब चाहते हैं कि फॉरेस्ट के आसपास के लोग इन्वॉल्व हों, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर के होम स्टेज के ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं कि जो भी लोग फॉरेस्ट के आसपास हैं उन्हें एक लाइवलीहुड मिले। जो लोग फॉरेस्ट देखने आ रहे हैं उन्हें फॉरेस्ट के अलावा उनके आसपास के गांव में रहने का एक अनुभव भी प्राप्त हो और इस प्रकार से सम्यक रूप से इको टूरिज्म का विकास होगा, जिससे अधिक से अधिक रोजगार सृजन किया जा सकेगा। थैंक यू। तो आई थिंक कि आने वाले दिनों में ये जो बैलेंस है ये देखने को मिलेगा बिटवीन फॉरेस्ट एंड टूरिज्म, और इस पे काफी स्किल डेवलपमेंट में भी काम चल रहा है यूपी का। बिकॉज एक फॉरेस्ट का इंस्टीट्यूट, बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट कानपुर में है, जहां पर हम लेक्चर्स भी ले रहे हैं जो कि नेचुरलिस्ट को और उनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा काम चल रहा है और इको टूरिज्म बोर्ड बनाने का यही मकसद है कि सारे स्टेक होल्डर, सारे डिपार्टमेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे हों और उसमें बातचीत कर सकें, लड़ाई झगड़ा कर सकें और चीजों को सॉल्व कर सकें। तो खैर, तो सेशन को खत्म करने से पहले एक चीज हम आपको और बता दें इस पॉलिसी में, जो शायद क्योंकि 2 विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे साथ बैठी हैं जो नेक्स्ट सेशन में है। हीना शिराज जैदी जो कि शिराज टूर्स एक खासा नाम है, वो ऑपरेट करती हैं यहाँ पर, और पूजा है जो माय मॉम्स विलेज एक इको टूरिज्म का ही कॉन्सेप्ट है जो वो लेकर आई हैं। तो 5% एडिशनल इंसेंटिव, am I right, Siddharth? 5% additional incentive has been allocated for women entrepreneurs who want to come and invest into tourism. So you need to tell your husbands that now you all should take the lead as investors and managing directors and just not be the director in your company. So with that, I thank my panelists here and we end this session. Thank you very much. Thank you, sir, for your words.
request Mr. Rohit Bhalla, Mrs. Hina Shiraz, Mr. Amitosh Jaiswal, Mr. P.N.D. Singh to be here for the next session. And Mr. Mohsin Qureshi. बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणी कथा बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाम। अर्थात बिना वेदों के, बिना श्रीमद् भगवद गीता के, बिना रामायणी कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत वास्तव में भारत नहीं होगा। A very good afternoon to one and all present here. I, Priya, And I, Aditi Singh from Amity School of Languages on behalf of Amity University, Lucknow, welcome you all to the second session of Day 1 of the National Conference. On the occasion of World Tourism Day, focusing on rethinking tourism in Uttar Pradesh on the theme Anugachatu Pravah with a special emphasis on tourism policies of Uttar Pradesh. भारत देश के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में गीता का संदेश देने वाले श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर अधर्म पर धर्म की जीत को सुनिश्चित किया। संत कबीर रक्षाण की कर्म स्थली उत्तर प्रदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग है। यही विशेषताएं बनाती हैं हमारे उत्तर प्रदेश को एक उत्तम और सांस्कृतिक प्रदेश। मैं पूरा उत्तर प्रदेश लिखता हूँ क्योंकि तुम अधूरा बोलते हो। इतिहास के पन्ने पलटोगे तो हमें बुरा न पाओगे। इतने धाम उत्तर प्रदेश में कि पग पग पर सर झुकाओगे। जिस्म जान लहू ईमान सब माँ भारती पर गिरवी है। खटखटाओ कोई भी द्वार हर घर में फौजी पाओगे। मैं गाथा उत्तर प्रदेश की लिख भारत को दिल में रखता हूँ। धड़कन हिंदुस्तानी है तुम क्या देशभक्ति सिखाओगे। कांच का हर सांचा जहाँ मिल जाता है, पसंद आए कलाइयों पर जो चूड़ियाँ नगर फिरोजाबाद हर हाथ सजाता है। घाट पे ठाट से बैठ जब हम बात करते हैं, ध्वनि गंगा की रात आरती के साथ करते हैं। गले पर गमछा ताज रहता है, खूबसूरत साड़ियों को यहाँ के हाथ करते हैं। रुद्राक्ष गले में लपेट कर चलते हैं। कोई कुछ क्या बिगाड़ेगा जिस बनारस की रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। बनारस के घाट लखनवी अंदाज, अयोध्या के राम वृंदा के श्याम, गोरखनाथ के धाम अवध की शान, गंगा यमुना इसकी जान, ये है सभी उत्तर प्रदेश की शान। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। Tourism has evolved hand in hand with changing technologies, communication and marketing practices. While in 1950 we welcomed 25 million international tourists according to UNWTO data. By 2019 this had increased to 1.5 billion, while the situation for tourism in 2021 is characterized by its response to the COVID-19 pandemic. The sector continues to adapt in order to restart and grow back stronger and more sustainably. उत्तर प्रदेश की काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज प्रतिवर्ष संपूर्ण भारत के धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों एवं अनेक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन के उत्थान एवं विस्तार के लिए कई अहम कदम उठाए गए। जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को एक नया आयाम प्रदान हुआ, वहीं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की दिशा में प्रयास हुआ और वहीं बौद्ध सर्किट में सारनाथ,
लुम्बिनी कुशीनगर को बौद्ध पर्यटकों से जोड़ने के लिए कुशीनगर में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ। वाराणसी का आधुनिकीकरण गोरखपुर का रामगढ़ ताल पर्यटक केंद्र में विकसित हुआ। मथुरा आगरा को स्वच्छ एवं विस्तारित किए जाने के साथ राज्य में स्वच्छता का केंद्र भी अहम भूमिका निभाता रहा। To provide a more insight view on the evolution of tourism in Uttar Pradesh, we have with us Managing Director of Braveheart Adventures, Mr. Rohit Dhalla. We are delighted to introduce Mr. Rohit Dhalla, Managing Director of Braveheart Adventures, a native of Uttar Pradesh, settled in UAE for the last 27 years. He has a passion of far-reaching roading and motorhome caravans and has done extensive trips to hilly terrain of Uttarakhand and extreme north. Due to his love for India and after seeing the very promising policy of the Uttar Pradesh government, it has encouraged him to invest in the state of Uttar Pradesh by introducing the state-of-art 4x4 vehicles and caravans, especially in the Bundelkhand region. Now, I request Women of Excellence and Shining Star, we have with us the Women Entrepreneur of the Year, Ms. Hina Shiraz, Director Marketing, Shiraz Tours, Chairperson of Travel Agent Association of India, Uttar Pradesh and Uttarakhand Chapter. Established in the year 2007, Shiraz Tours began its operation as travel and tourism company in Lucknow. Under the leadership of Ms. Hina Shiraz, the company has completed a journey of 14 successful years and became not only Uttar Pradesh but one of North India's largest tourism brands. Shiraz Tours has been awarded by multiple national and international tourism boards as a top performer in India. Ms. Hina Shiraz has received many different awards which include Face of the Year, Inspiring Women, Nari Shakti amongst others. Under her professional leadership and guidance, the company has been recording double digits growth every year by focusing on the delivery of great customers at affordable prices, thus enabling thousands of tourists to cherish the holiday experience of a lifetime. It is our privilege to invite Mr. Amitosh Jaiswal. He is an avid wildlife enthusiast, wildlife photographer, a tourism entrepreneur, pioneer in Dudhwa, owner of Tiger Rhino Resort, and is associated with the jungles of Terai since birth and is in the tourism industry for the last 2 decades. Another important speaker for the discussion, Mr. P.N.D. Singh, Founder Secretary, Heritage Hospitality Association of Uttar Pradesh. He has been working in the field of tourism since 2011. He was largely instrumental in the organizing of the Heritage Tourism Seminar in April 2013 by advising government on heritage tourism promotion in Uttar Pradesh. He was nominated as a member of the Uttar Pradesh Tourism Promotion Board. Mr. P.N.D. Singh was also nominated as a member of the Heritage Tourism Policy Formulation Committee. Our next speaker is Mr. Mohsin Qureshi. His expertise is in Awadhi cuisine that belies his age. Although this 34-year-old chef can boast an enviable work experience in some of the leading hotel chains of India, he attributes the fitness of his cooking style to his lineage and the ustads and khansams from whom he learned the secrets of this cuisine. He is currently working as the executive chef of Legua, Lucknow. Mr. Pradeep sir, we request you to take over the charge of the moderator. Thank you. The young ladies missed out on one introduction, Pooja, because probably it's an honor for me to be introducing Pooja, who runs a very unique kind of a eco village, and which is named My Mom's Village. तो ये इनका पैतृक वो है जो इनको मिला है अपने मदर साइड से, and she and her husband have transformed it as an experiential stay for people who want to understand the rural life, who want to understand ecology, with closest proximity see nature and be in the village, and especially the youngsters
who don't know anything about the village and what ecology means to them. So with that, we commence this session, and the session is named Rethinking Tourism in UP. So it is not only rethinking, but it is a rethought tourism. We have already thought about tourism in UP. तो अब हुआ क्या है कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं. We are in an era of rebooting. So we are rebooting ourselves as business persons. The behaviors, the behavior of travelers has changed immensely. The demand has changed. So the way probably we used to teach tourism, we have a teacher of tourism among us, Professor Anupama Srivastava from University of Lucknow, who has a session after this, I think. So she would understand that what she has been teaching till now will have to be redone now, because what she teaches now is very different to what she has been teaching post-COVID. So this is, there are certain interventions, like there are interventions of slow travel. पहले हम लोग टच एंड गो वाला ट्रैवल करते थे कि हम कहीं पर अगर जा रहे हैं तो कितनी जगहें देख लें, कितने स्मारक देख लें, कितने मंदिर देख लें, कितनी रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेस देख लें. पर आज की डेट में हम उसको ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं. We are more towards moving towards slow travel, where we want to understand a destination intricately. Then there is a form of social tourism. Social tourism means tourism for all. हर एक को अपना हक है ट्रैवल करने का. सिर्फ 5-star होटल्स या स्टार कैटेगरी होटल्स, एक अप मार्केट रेस्टोरेंट्स, यही एक टूरिज्म का पार्ट नहीं होते हैं, बल्कि हर वो किसान, हर वो श्रद्धालु जो ट्रैक्टरों से साइकिलों पर पैदल अयोध्या के मंदिर देखने के लिए, काशी विश्वनाथ में विजिट करने के लिए आता है, या अपने जगह वो पानी लेके जाता है अपने गांव में, जो आप देखते हैं पूरी कांवड़ यात्रा जो है, वो सारा एक टूरिज्म का फॉर्म है. और असल बात यह है कि टूरिज्म का जो शुरुआत था वो तीर्थाटन से ही हुआ था. बाद में ग्रेजुएट होते होते हम एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ टूरिज्म में पहुंच गए. तो ऑफ कोर्स हीना हैज बीन रिप्रेजेंटिंग, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ Travel Agents Association of India, which is a very respectable organization, and apart from that, a leading business entrepreneur who had set up this company with her husband, Shiraz Tours. आप हमेशा advertisements देखते रहते होंगे, बहुत लोगों ने travel भी किया होगा इनके through. तो इनसे हम the first let us check from her what is the outbound travel, और ट्रैवलर्स जो हैं आपके डायरेक्ट टच में आते हैं. तो क्या चेंजेस हम देख रहे हैं 2019 से अब तक. First of all, very good afternoon to all the delegates and the management of committee, and to the dear young Prateek ji, जो आपने बोला कि what are the changes we are seeing. So after pandemic, we have never thought of that there will be the boost of tourism so much that we are seeing over here, that we were not able to handle the queries and cater the guest. Because एक चीज तो कोविड ने हमें सिखा दी, the value of life, the value of time. जो लोग पहले खाली अपने सक्सेस के पीछे, अपने करियर के पीछे भाग रहे थे, उन्हें समझ में आया that what is life exactly for. Spending time with the family, spending quality time with your friends, and especially giving time to yourself. That is very important now, which everyone has understood. तो जो हमें क्वेरीज आती थी से अभी मई जून में, that is a peak time to travel because of the holidays. So the number was not even double. You can say it was triple the numbers. Because everybody wants to go. So first of all, I think जो जितना भी टूरिज्म ने सफर किया था, वो उसका एक अच्छा उनको फल मिला, एक उनको अच्छा एक्सपेक्ट मिला कि टूरिज्म इज बूस्टिंग लाइक एनीथिंग. And not only the FNI travelers, or you can say high-end travelers, but the middle class and even the service class, job class, they want to travel, either it be domestic or the international. So there's a tremendous boost in the sector.
I think the reason is also that we are into a hybrid environment, जहाँ पर working is hybrid, teaching is hybrid, and everything is so hybrid. So हमें holidays का पहले जैसे बचपन में हम लोग गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते थे कि छुट्टियां आए तो हमारे पेरेंट्स कहीं पर हमको लेके जाए, वो चीज खत्म हो गई। अभी ये चीज खत्म हो गई और अभी जो होता है ना जैसे स्मॉल हॉलीडेज, वीकेंड गेटवेज, वीकेंड हॉलीडेज, दे आर बूस्टिंग वेरी मच कि एक हमारे पास 3 दिन है, कुछ हमें शॉर्ट ट्रिप भेज दीजिए। सो बेसिकली दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द डोमेस्टिक, जो कि पहले नहीं होता था, बिकॉज दे यूज्ड टू प्लान, तो हम इंटरनेशनली चले जाते हैं, नियर बाय कंट्रीज चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, बट अभी डोमेस्टिक टूरिज्म इज डूइंग वेरी वेल। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट यू कैन से इन डोमेस्टिक टूरिज्म, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, तो वी आर गेटिंग so many queries about the spiritual tourism. अगर आप साउथ से बात करें या इवन नॉर्थ साइड, दिल्ली, पंजाब, ये सब, we are getting the queries for the spiritual tourism. Like we have 3-4 days, then how can we connect to Varanasi, Ayodhya? ये सारी चीजें हम एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? So this is a good thing that people are not waiting for the long holidays of summer and winter, but in fact they are looking for the short gateways in which they can cover or they can drive down to these places. So this is a positive aspect. और ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास जिसको कहा गया, वो भी उभर के सामने आया। बहुत उभर के सामने आया। As children, I don't remember ever. My parents were, both the parents were working, but whenever I traveled because of the free passes that my father would get, being in the railways, and the free guest houses that my mother would get, being in the state government. So otherwise we never, or we travel to our chachi, mami, nana, nani, dada, dadi, nothing beyond that. But now the things have changed drastically. So this is a good news for the people who want to make a career in tourism, especially, that there is a huge kind of a surge that we have to prepare ourselves with. काफी कॉस्ट इफेक्टिव हॉलीडेज भी अब आ गए हैं, सो ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन होता पॉकेट पे। एंड the main thing which I have seen so far after pandemic is that the client who is traveling, they are aware that what exactly they want. We don't have to brief them much. They are already aware कि हमें ये चाहिए, this is my budget, and you have to fit the holiday in that only. So this is the thing, because हमें बहुत सारा time मिला, we are more gadget friendly. This generation is of course the Insta generation, so they are more into the social media and everything. So they are aware that what exactly things are coming. Yes, very nice. So things have really changed. Now we have another guest with us, Rohit Bhalla, who may be a success story of UP's new policy, because the gentleman comes from Dubai. He is settled there since last 27 years. And इनसे हमारी of course पहचान बचपन की तो थी, पर इनसे हमारी मुलाकात जो है वो अरेबियन ट्रैवल मार्केट दुबई में हुई, और वहां पर इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हम अपने देश वतन में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड आई वांट टू कम इनटू टूरिज्म। वहां पर उनकी मुलाकात उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर थे उस टाइम, सतपाल महाराज जी, उनसे हुई, एंड दे स्पोक टू हिम अबाउट द ल्यूक्रेटिव पॉलिसी। और फिर जब हम इनसे वहां मिले तो हम इनको पकड़ के अपने बूथ पे ले आए। वहां पर हमारे ऑफिसर्स वहां पर थे, दिनेश जी थे, हमारे डेप्यूटी सेक्रेटरी टूरिज्म, डेप्यूटी डायरेक्टर टूरिज्म, और पारिजात पांडे थे। तो हम लोगों ने इनको अपने पॉलिसी की घुट्टी पिलाई वहां पर, बहुत अच्छी वो इतना अट्रैक्ट हुए कि इन्होंने उसके बाद काफी स्टडी करा यूपी पे, एंड देन ही सेड दैट आई एम सीइंग यूपी as a potential for bringing in some investment in tourism. So, Rohit, first my question is, why India? You could have, Dubai is an international place, so why are you thinking about India, and that to Uttar Pradesh? Yes, first of all, a very good afternoon to all present here. And Prateek, like you rightly said, why India? तो देखिए, मैं यूए में फॉर द लास्ट 27 years हूँ, बट आई वांटेड टू गिव बैक समथिंग टू माय नेटिव, और यू कैन से माय होम कंट्री, व्हिच इज ऑफ कोर्स इंडिया, एंड आई एम बोर्न इन कानपुर एंड प्रोडक्ट ऑफ लमाट इन लखनऊ। तो मैंने कहा कि इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आई शुड बी वांटिंग टू गिव बैक समथिंग, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। एंड जब प्रतीक से मेरी मुलाकात हुई थी दुबई में अरेबियन मार्ट में, तो बात ये हुई थी उत्तराखंड की, बट जैसे उन्होंने कहा कि ऐसी गुट्टी पिलाई गई कि भाई
यूपी में आके इन्वेस्ट करना है। एंड जो भी यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं टूरिज्म को लेकर, वो काफी कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है और उसके अंदर काफी नई चीजें आई हैं जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी के थ्रू हो रहा है काम। एंड उसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर आकर कुछ इन्वेस्ट किया जाए इन बेसिकली एडवेंचर टूर। तो हमारी स्पेशलाइजेशन है ऑफ रोड व्हीकल्स एंड मोटर होम कैरावान्स, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है और अभी इंडिया में ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तो वी वांट टू बी द फर्स्ट मूवर, वी वांट टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड वी वांट टू कम एंड स्टार्ट दिस एक्टिविटी हियर। So what is the region you are seeing in Uttar Pradesh? Well, to be very precise, Bundelkhand, because as the minister also said that in Bundelkhand we have been doing a lot of activities, and what I've heard is that Bundelkhand as a region, it has got steep isolated mountains with a rocky terrain, which is ideal for off-roading as well as you can say trekking. So this is what the adventure tourist wants. तो हम चाहते हैं कि भाई हमें अगर फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले तो वी कैन ब्रिंग द स्टेट ऑफ आर्ट 4x4 व्हीकल्स एंड मोटर होम कैरावान्स हियर, एंड प्लस द यूपी गवर्नमेंट्स मोटर होम पॉलिसी इज वेरी गुड wherein they giving subsidies. So I think we can take advantage of that. Of course, you are well traveled. Because you are in that profession and you have been doing adventure tourism everywhere. But the point is, how would you differentiate between the adventure tourism that we have? I'm sure you've done many things and you have travelled within Uttarakhand region, if not so much in Uttar Pradesh, but you have explored Uttarakhand. तो difference क्या दिख रहा है जो internationally अगर हम इसको promote, why aren't we having so many international adventure tourists as compared to other countries? Very, very good question, and it's very important at this juncture to talk about this. You see, Pratik, the thing is कि अगर हम foreign countries की बात करें तो इस category which is of adventure tourism, it is quite advanced in everything basically. But in India, it's just the beginning. हम start कर रहे हैं. तो जैसे कि अगर आप देखोगे कि कोई भी adventure tourist होता है उसको क्या चाहिए? उसको safety चाहिए, security चाहिए, hygiene चाहिए, and they of course need the latest equipment which is safe to use, because यहाँ काफी sporadic incidents मैंने देखे जो हुए, तो हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा होए. तो we want to bring that kind of stuff to India wherein the people can enjoy it and they feel safe and secure with us. तो I think अगर ये policy में draft कर दिया जाए और grassroots level पे implement हो जाए, then nothing like it. And उसके अलावा one last thing is motorhome caravans is adventure, because I believe in Kerala, in Maharashtra, and of course now in UP, the policy has come wherein we can have exclusive motorhome parks wherein we can dock the trailers or the caravans. That would be perfect. तो ये चीजें अगर यहाँ ला दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहर का जो टूरिस्ट है वो यहाँ आने से कतराएगा. 100% आएंगे, बिकॉज यूपी में इतनी चीजें देखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया बुंदेलखंड है, अयोध्या है, और भी कई जगह हैं. बट हाँ, अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाए then there is no stop. So I think the government is also quite forthcoming. You just met the minister and Yes. he's invited you to Yes. discuss it further with him and the officers Yes. in the UP tourism. So I think you can understand that how forthcoming and how we are, how kind of wanting people to come in our state, Definitely. invest and take advantage of the policy. Yes. So I wish you all the best. Thank you so much. For coming to UP, and thank you for choosing my Uttar Pradesh. Thank you. Ajay, we also have Chef Mohsin Qureshi with us. Mohsin जो है वो लेबुआ होटल में शेफ है और बड़े अच्छे अच्छे खाने इन्होंने हमको खिलाए हैं और शायद आप लोगों को खिलाए होंगे अगर आप लोग गए हों लेबुआ. पर अब आप यहाँ की एक का रेफरेंस देके जाएंगे तो 20% डिस्काउंट आपको लेबुआ में खाने पे मिलेगा. कमिट कर देंगे? So if you are intending for a meal outside, go to Lebua, say you met Mohsin Qureshi at Lebua in one of the panels and you will be offered 20% discount on your meal. अच्छा, फूड जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक टूरिस्ट का, जो शायद हम ये जान के हमको ये अचंभा होगा आप लोग जब ये सुनेंगे कि 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टूरिस्ट गोज इन फूड. 80% टूरिस्ट
फूड पे रिसर्च करके तब अपना डेस्टिनेशन और होटल चूज करता है। तो एक बार को फ्रंट ऑफिस का कुछ शारिक भी हम देख रहे थे यहाँ लेबुआ से बैठ, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है शारिक, ये भी लेबुआ से आए हुए हैं। तो शारिक एक बार को अपने कमरे में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर मोहसिन कतई अपने फूड में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, फिर होटल बैठ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो मोहसिन, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से शेफ्स को क्या करना चाहिए जो एक डेस्टिनेशन जो है या एक होटल जो है वो पॉपुलर बने? सबसे पहले नमस्कार सबको। मुझे ऐसा लगता है कि खाना, जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अवध का नाम जैसे ही आता है और सब उसके बाद जहन में सबसे पहले फूड आता है हर इंसान के। वो टिक्के, कबाब और बाजरी, कचौड़ी, वो जो फूड है हमारा, हमारी एक पहचान है मुझे जो लगता है। और उसके लिए जो भी खाना होता है वो बहुत शफाकत और नज़ाकत के साथ बनाया जाए अगर, तो उससे खास चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। और उसमें जब तक हम दिल नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और उसको प्रमोट करने के लिए जो हमारी पुरानी रेसिपीज होती थी, हमें उसी तरह से बनाना है और आज की डेट में उसी तरह को, उसी रेसिपीज को फॉलो करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो रेसिपीज पहुँचे। तो उस पर हमें फोकस करते हुए सारे लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो जो शेफ्स आजकल होटल में लोग कर रहे हैं, उसमें कहाँ पर उनको क्या, कैसे इनोवेट करना चाहिए चीज़ों को? जैसे हमने आपके यहाँ खाना खाया है और हम खाने की तारीफ ही करेंगे आपके होटल की, पर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो अपने ट्रेडिशनल रेसिपी से बाहर जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या इस तरह के किस तरह की आपने इस तरह की चीजें करी हुई हैं अपने रेस्टोरेंट्स में जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है? वो क्या है, जो कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है कि उसमें उन रेसिपीज को पहुंचाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं IHM के और सारे लोग जो सीख रहे हैं वो रेसिपीज को फॉलो करें। क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो है मैं एक खानसामा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड जो है मेरा, मैं दादी है, मम्मी है, डैडी है, सबसे डिस्कस करके वो रेसिपीज को फॉलो करता हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कॉलेजेस है वहां तक भी ये रेसिपीज जानी चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, कोशिश करता हूँ अपने YouTube चैनल पर वो सारी चीजें डालूं। तो मेरा YouTube चैनल है शेफ मोहसिन कुरैशी के नाम से। तो मैं वो जो ऑथेंटिक अवधी रेसिपी है वो उसमें बनाकर डाल रहा हूँ, वही स्पाइसेस, वही सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स है, आने वाली जनरेशन है, उस चीज को फॉलो करके वो सारी जो हमारी ऑथेंटिक रेसिपीज है फॉलो कर सके। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। और अभी फ्यूजन कुजीन का भी टाइम आ गया है। अभी इंटरनेशनली कुजीन भी होटल जैसे यहाँ पर लखनऊ में स्टार्ट हुए हैं, वो भी शुरू हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी खास तौर पर देख रहा हूँ, लोग उधर डाइवर्ट ना होके, हमेशा हम सब की आदत है हम अपने ही खाने पर घूमकर चले आते हैं। तो बहुत वीकली कभी खा लिया पिज्जा पास्ता तो खा लिया, अदरवाइज हम कबाब और टिक्के, बिरयानी और वेजिटेरियन फूड पर ही वापस आ जाते हैं। एक फूड लॉयल्टी है जो हमेशा हमें लॉयल रखती है अपने फूड पे। जहां पर भी जाएं हम थोड़े समय के लिए तो ठीक है, पर उसके बाद वापस जो है वो हमें अपने घर ही आना पड़ता है और उसी खाने में हमको स्वाद, उसी खाने में कंफर्ट जो है वो मिलता है जो हम जिसके आदी हैं। थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास पूजा जी हैं जो कि आपने जैसे कि बताया कि ये माय मॉम्स विलेज करके चलाती हैं। इनका एक और सेशन है इसके बाद, पर अभी के लिए हम ये जानना चाहेंगे पूजा कि इन टर्म्स ऑफ न्यू टूरिज्म काइंड ऑफ एन इंटरवेंशन, what are you doing in your village? Of course, we will learn more from you in the other session that you are in. But for now, you have gone through the policy as well. You've gone through the policy. You have approached the government. You are in touch with so many government officials here. So how do you see that the government is receptive now? First of all, very good afternoon to everybody. Coming straight to the point, the government has actually been very, very supportive. The UP tourism government, everybody is very, very supportive of the project that we are doing there.
At my mom's village, it is an initiative to promote rural tourism and make it very the idea of rural tourism is not to be just the first thing that comes to your mind when I say rural is a village, of course. But then we want to change that image where you can do a lot of fun activities as well and give back to the environment by keeping the sustainability points in mind, the way we have made our place of stay, and the activities that we plan for the people to come. In fact, I would love to invite people, students here, to come and volunteer and come and see and promote this idea and put it up on your Instagrams and tell other people also that rural tourism can also be a way of fun to enjoy. It's not just village life and it is one of the thrust areas, the rural tourism, the farm tourism. This is one of the thrust areas of not only the government of UP but also the central government and many other governments. Yeah, in fact, recently we've been empaneled by the UP Tourism as one of the consultants for rural tourism, and we would be doing a lot of activities around Varanasi and Ayodhya. So lots to follow. Which is very interesting, and students can form a group and think of going in the morning, early morning. Absolutely. Leaving It would be a great thing for us also to involve the students who are actually pursuing tourism. You'll get a first-hand feel of what it is to be. Actually, we are talking here today for sustainable tourism, but when you people come and actually see, it's going to be really soul satisfying. You would get that feeling of giving back to your environment. And the people in the village would be so receptive that you'll realize that, even children from the villages, you've got so much to share with them. We've done such programs before in Uttarakhand as well. So please come and share your experiences with the children in the village, the women in the in the villages. I'd be more than happy if you guys would love to come and volunteer at my mom's village. Thank you, Pooja. Wonderful. I'm sure you will get some volunteers and some visitors among the students. And now we have Amitosh Jaiswal, who is a wildlife expert and who belongs to a family of wildlife experts, खानदानी wildlife experts हैं. और जब हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ बैठे थे और तो मुस्कुरा रहे थे वहाँ बैठे तो इनको अच्छा लग रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि भाई आप हम लोगों का साथ नहीं देते हैं और सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है. तो आई कुड सी स्माइल एंड हिम गिगलिंग when he was sitting among the audience. So Amitosh, you have been born and brought up in the forest or very closely worked with Billy Arjun Singh साहब और आपसे पहले क्योंकि I was dealing with your father also as we were discussing before the session and his place his father owns a medical store और उस जमाने में कोई पहुंचने का कोई फोन या जीपीएस इस तरह की चीजें नहीं होती थी. तो जो हमारे टूरिस्ट जाते थे दुधवा उनको बिली अर्जुन सिंह एक इनका दुकान बताते थे कि वहां पर आपको पहुंचना है, वहां से जायसवाल साहब लीड करेंगे आपकी कार को हमारे यहाँ आने के लिए. सो दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 90s and early 2000s. Of course, Billy Arjun Singh, the doyen of wildlife and the father of Dudhwa National Park, I would say, is no more among us. But जो चीजें इन्होंने हासिल करी हैं वो हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि इनका खानदानी एक्सपर्टीज किस तरह का है. पले बड़े वहीं पर और जैसे कि खानदानी एक्सपर्टीज रहा, what are the changes that you have seen in Dudhwa? Good afternoon everyone. Changes since then बहुत चेंजेस हुए हैं. पहले बहुत कम टूरिस्ट जाता था. बिली अंकल के यहाँ ही सिर्फ स्टे का ऑप्शन था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अकोमोडेशन थी, बहुत बेसिक थी. बिली अंकल के यहाँ मैक्सिमम फॉरनर्स उठते थे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था तो टूरिस्ट जो जाता भी था वो भी परेशान होकर वहाँ से वापस आता था. और पास 6, 7, 10 ईयर्स इतनी अकोमोडेशन वहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है कि टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत बढ़ गया है. बट हमारे कंपैरिजन में और स्टेट्स में भी बढ़ गया है. हमको उनसे कम्पीट करना है तो हमें उनके बराबर पहुंचना पड़ेगा. वहाँ पे क्या है कि
अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे चीता आया, तो चीता में ऑल ओवर वर्ल्ड ये न्यूज़ फैल गई कि चीता आया। हमने राइनोज भी इंट्रोड्यूस करे चितवन नेशनल पार्क नेपाल से और असम से दुधवा में। वो मेरे ख्याल से लखनऊ में ही लोगों को नहीं पता होगा कि दुधवा में राइनोज भी हैं। दुधवा में क्या है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ सर्किट है दुधवा, किशनपुर, कतनिया घाट, पीलीभीत, it's not only about tigers, we've got wild elephants, we've got 200 plus wild elephants जो शुक्ला वाटर नेपाल से बर्दिया नेशनल पार्क तक मूव करते हैं। प्लस we've got rhinos, we've got 5 types of deer जो और कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ दुधवा में मिलते हैं। ये सब चीज़ों को फोकस करा जाए तो और टूरिज्म बढ़ेगा और लोग आएंगे। वी आर स्टिल बैक कि हम अभी फोटोग्राफी टूर्स, बर्ड फेस्ट नहीं करते। हमने 2018 में एक बार बर्ड फेस्ट करा था। और स्टेट्स में क्या है, रेगुलर फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। एमपी टूरिज्म करता है, राजस्थान टूरिज्म करता है, तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा। So I think you are right. We have become too tiger centric. या तो उससे हमें, और जब टाइगर साइटिंग नहीं होती है तो गालियां एक ऑपरेटर ही खाता है कि आपने टाइगर प्रॉमिस करके भेजा था कि दुधवा में चले जाओ वेयर यू सी वाइल्ड इन वाइल्ड, और उसके बाद आपने दिखाया नहीं। तो दिस इज अ सेटबैक। So we should rather pay more attention to other flora and fauna in that area than just concentrating on tigers. Not even animals. The forest is so beautiful. 3 days ago, I spoke to a person in Delhi. He said, when he heard about Dudhwa, I am from Dudhwa, he said, Dudhwa, I saw a tiger in 1992. उसके बाद मैं सारे नेशनल पार्क घूम गया, मुझे टाइगर नहीं दिखा. It was very strange कि जो उन्होंने बोली ये बात, but he was so happy कि दुधवा जैसा beautiful forest उन्होंने कहीं नहीं देखा. There are a lot of people who come to Dudhwa and they are not that lucky to sight a tiger or any other wildlife major attraction, but they are very, very, very happy to see the forest, the beautiful forest. We've got mixture of wetlands, grasslands, woodlands. We've got cane forest also in Dudhwa. There are a lot of places in Dudhwa which is a natural heritage. People should go and visit that place. And birding as well. Yeah, which is we've got a checklist of 450 plus migratory birds which visit us every year. And nature education is a major part in UP. We should educate the young generation about nature education. कि सिर्फ जंगल जाएं और जंगल जाके क्या करें। सिर्फ टाइगर ही नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। Very important, very important. And then what are other opportunities that you see in our state, forgetting the Terai region of Dudhwa? We have more and more other national parks, tiger reserves coming up, like Amangarh is a newly made tiger reserve. Plus there are other wildlife sanctuaries which are picking up in terms of birding, like Chambal, which is very close to Delhi. Amangarh is close to Uttarakhand, plus it is very close to Delhi NCR. Ranipur also we are developing near Chitrakoot. So this is another wildlife park that a lot of talk is being going on, and ecotourism board of the government is looking into that. Apart from Amangarh, which will be called the new Cobbett, और इधर से गेट खोल के काफी opportunities हैं for investments if anybody wants to come up with resort or hotel or guest houses. So it's a virgin area which can always be explored. Anyway, thank you. Now we have with us Mr. PND Singh, जो एक ऐटला चलो वाले सिपाही हैं और हेरिटेज होटल्स और हेरिटेज हवेलीज को गवर्नमेंट के जबान पर लाने वाले ये एकमात्र इंसान है, और ये बहुत समय से इस चीज पे लगे हुए हैं। इनके ऑफ कोर्स ही इज बीइंग सपोर्टेड बाय अदर पीपल, ही बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली ऑफ ओयल, और अगर आप दुधवा जाएं तो वहां पर फ्रॉग टेम्पल में हम लोग सब रुकते ही हैं। वो आप ही के एस्टेट में फ्रॉग टेम्पल आता है, और पर सिर्फ इन्होंने होटल्स पे ही काम नहीं किया है, इन्होंने हेरिटेज को मेन स्ट्रीम पे लाने पे भी काम किया है। और इनके ही वजह से जो आज हमारी पॉलिसी का पार्ट जो हेरिटेज की बात कर रहा है, हवेलीज की बात कर रहा है, जो पैलेसेस को, फोर्ट्स को टर्न करने की बात कर रहा है, तो द क्रेडिट गोज टू मिस्टर PND सिंह अबाउट इट। तो एक साइलेंट सिपाही है बेसिकली, जो कभी सामने खुल के नहीं आते हैं, पर जो लोग इनको जानते हैं वो समझते हैं कि ही इज लाइक दैट। तो
What do you think in terms of heritage? हम राजस्थान या मध्य प्रदेश बहुत सारे स्टेट्स में कुछ इस तरह के इंटरवेंशंस करें, but we haven't at all done anything till now. So what are those points or finer points that you want to bring forth? Good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting me to this session. When we talk about the heritage tourism and how it has to be brought into the mainstream in UP, we have been seeing a lot of progress in Rajasthan, where heritage tourism has been a complete game changer for the state's economy and the development of Rajasthan. A lot of other states have also followed that procedure of promoting heritage tourism, but somehow in UP this was never a priority, and the government did not give much importance to heritage tourism or promoting these heritage properties, which were not necessarily heritage monument, because in Uttar Pradesh, when we talked about heritage tourism, it was generally referred to heritage monuments, Imambara and such other monuments, where people would just go and visit and buy a ticket and see the building and come back. When you want to bring heritage tourism into the mainstream for the economy development, the heritage residences have to be taken into consideration. And that is where the government has been trying now to understand the importance of these properties. And we have been trying to convince the government, and years and years the government has really worked in the new tourism policy which is coming up. There is a major section for the heritage tourism. And the government is now giving priority to heritage tourism. Heritage tourism is not necessarily the buildings, the palaces and forts. Along with the promotion of these properties, a lot of other things get promoted. The local arts, the local cuisine, the local music, the local culture gets promoted through these properties, which are mostly located in rural areas. So we are not only contributing to heritage, we are contributing to a lot of cultural activities also by promoting these heritage properties, and we are contributing to rural development. There is going to be a lot of employment which comes into these heritage properties, because they are big properties. So the promotion of heritage properties does change the scenario in the state for tourism and the economy. It will be a major contributor to the state's economy. The last sort of few years, the general public has now become a little more heritage conscious. So that heritage consciousness is also adding to the value of these heritage properties, and we are trying our best to get them into the mainstream tourism. So I think very interestingly, you have been using your property not only in Lakhimpur, not only as a, not only, I would say, not as a, for the purpose of a stay, but for promoting local music and all those things. So that is another way. So can you tell us something about that promotional activity, how you have involved your property in the promotion of the local music or the Shastriya Sangeet or the classical music, and how you are doing these better? Very interestingly, I keep watching and following you on the social media. The cultural part of our heritage, that is the intangible heritage, also has to be taken along with the promotion of other heritage like properties and things which are the tangible heritage. So in order to promote our cultural background, the local arts, the local music, the local artists, the singers, the local dance, we are trying to promote this through our properties and through the other avenues that we are promoting, like nature tourism also. We are doing a little bit of farm tourism. So these properties are becoming a platform for these local people who have not been brought before the audience, before the public. They have not had the exposure. They have the talent. They have the know-how. They have, they are teaching music. They are teaching arts. They are teaching dance, but they have not been exposed. So we are using through a cultural society
to promote these artists, to promote the local folk dance, the local music, the local the young students who have gone into classical music, to bring them to the fore, to bring them to give them a platform to perform, to build up their to encourage them to sort of give them more confidence to come forward, and that is how they can become artists in their own right when they come out and meet the bigger challenges in the bigger cities in cultural activities. So these properties are also being used as a platform to promote the intangible heritage that we have. So I think very interesting that heritage properties are not only palaces and forts but also old houses, homes, जिसको हम लोग हेरिटेज को सामने लाने में, प्रमोट करने में एक अच्छा एग्जाम्पल आप भी एक रोल प्ले कर रहे हैं उसके लिए, और इसी तरह से हेरिटेज पॉलिसी को और इंक्लूसिव बनाना जरूरी है. Each one of us here is banking on the new tourism policy. We are very confident, we are very optimistic that the new tourism policy will have something or the other for each one of us sitting here and there. So thank you very much to all my panelists, and with this we come to an end for this session. So we request you to remain on the stage. Thank you all the panelists for your words of wisdom. It was indeed a fruitful session. On behalf of Amity University Lucknow, we request Professor Dr. Kumkum Ray to come to the stage and facilitate our panelists. Mr. Satya Tripathi, we request you to be on the stage. फोन कर दो लड़के के यहाँ भैया, लड़के फोन नंबर में भी फोटो खींच रहा है, बाहर गया. Can we please have a round of applause for everyone? With this, I thank everyone present here for being patient listeners and a wonderful audience. We will again meet you after a short lunch break. Lunch for all the dignitaries and guests has been organized in the VIP lounge. All the faculty members and participants are requested to go to the multipurpose hall. Thank you, everyone. बंद कर दिया है, जो है यार वो कर दी. डिस्प्ले खोलो है, डिस्प्ले खोलो ना. नहीं हम नहीं खोलेंगे,
तो मालूम होगा घटावे